हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस बार हट के थोड़ी एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं रोटेशनल डायनेमिक्स की खास करके जेई एडवांस की पीवाईक्यूज़ कराऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया है जेई एडवांस 2014 से। ये मेरा लेने का ये मकसद था क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स से बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर की जो एडवांस और मेंस के बाद में मेंस के भी पीवाईक्यूज़ मैं कराऊंगा इससे, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला 2014 का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक लैडर है जिसका मास m दिया गया है। ठीक है, और ये एक वॉल से मतलब एक एंगल बना के ये रखी हुई है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर, इस दीवार और इस लैडर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 है, और फ्लोर और लैडर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, μ2 है। ठीक है, और क्या बोला गया कि द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड द लैडर इज n1। तो ये जो वॉल और लैडर है इसके बीच में जो ये नॉर्मल है वो क्या है, n1 है। ठीक है, ठीक है, और फ्लोर और लैडर में क्या है, n2 है। ठीक है तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर लैडर स्लिप करने वाला है, क्या लैडर स्लिप करने वाला है, तब 4 कंडीशन दी गई है और बोला कि इन समय से कौन कौन सी सही होगी। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस आंसर वाला है, मतलब इस एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में हम लोग सिर्फ जज करेंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये बोला गया है कि लैडर इज़ अबाउट टू स्लिप, मतलब बस स्लिप करने वाला है, स्लिप किया नहीं है, करने वाला है। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट होता है ना, इज़ अबाउट टू स्लिप, इज़ अबाउट टू फॉल, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले का dt टाइम पहले का जो भी कंडीशन है सारा कुछ लिख देते हैं। मतलब क्या, जैसे अगर स्लिप करने वाला है तो हम लोग किस टाइम का कंडीशन लिखेंगे, जब वो स्लिप करने वाला को उससे थोड़ा सा पहले का है ना, क्योंकि ये क्या कहा गया, इज़ अबाउट टू स्लीप। तो इसका मतलब है कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे होंगे वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे तभी ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शनल वैल्यू मैक्सिमम पे लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसके बाद अगर हल्का सा भी चीज़ें बदली तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा फ्रिक्शन लग नहीं सकता, तो वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। या और भी जिस इस तरह के जनरल, मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम जो भी कंडीशन दिया गया, जैसे यहाँ स्लिप दिया गया तो इसके हल्का सा पहले का सारा कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बात, इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे स्लिप करने वाला होगा उसके हल्का सा पहले का कंडीशन लिखेंगे। तो हल्का सा पहले कंडीशन क्या होगा कि ये स्लिप नहीं कर रहा होगा और ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा और ये स्लिप नहीं करा होगा, और इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और इसमें आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं। जैसे ही स्लिप करने वाला होगा उसके पहले ये ना तो एक्स एक्सिस में मूव करेगा ना ही वाई एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस की तरफ इसका एफ बी डी बोलो या फिर जो भी इक्वेशन लिखेंगे। हमको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक ठो वाई एक्सिस की तरफ जो भी फोर्स है उसको बैलेंस करेंगे, और जो एक एक्स एक्सिस की तरफ जो भी फोर्स है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चलो मान लो कि हम वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं कि वाई एक्सिस की तरफ कौन कौन सा फोर्स पहले कौन कौन सा लग रहा है। तो देखो वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लगेगा, एक एम जी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब मान लेते हैं कि इसका पूरा लेंथ एल है इस लैडर का, तो ये L/2 होगा यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी L/2 होगा। ठीक है, एम जी लगेगा एट द सेंटर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, लैडर की टेंडेंसी कि इधर स्लिप करे, ऑब्वियसली इधर ही आना चाहेगा ना। तो क्योंकि देखो एम जी इधर लग रहा है तो टेंडेंसी तो ऑब्वियसली इसकी इधर आने की होगी, लेकिन इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। समझ रहे हो, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इधर जाना चाहेगा, है ना, ये इधर जाना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का क्या काम होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो मोशन इधर होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि मोशन अपोज हो, तो उसके लिए वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ओके, तो
जैसे कि मैं बोल रहा था कि वाई एक्सिस वाला सारा फोर्स लिखते हैं, तो एक mg लग रहा है, एक ऊपर की ओर म्यू n1 लग रहा है, और एक ये n2 लग रहा है। तो क्या हो गया इक्वेशन? इक्वेशन हो गया कुछ इस तरीके से, देखो इक्वेशन हो गया mg इक्वल टू n2 प्लस म्यू वन n1। ओके, ठीक है, एक कंडीशन हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस वाला। अब हम क्या लिख देते हैं? एक्स एक्सिस वाला। देखो एक्स एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक ये लग रहा होगा फोर्स म्यू टू एन टू, हाँ लग रहा होगा, और एक ये n1 लग रहा होगा, हाँ ये लग रहा होगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बस ये दोनों को लिखते हैं। तो क्या लिखाएगा? म्यू टू एन टू इक्वल टू n1। ठीक है सर, हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को ऑप्शन देख के भी सोचना चाहिए। जैसे कि देखो हर जगह यहाँ टैन थीटा है, हर जगह टैन थीटा है, कहीं भी टैन थीटा या थीटा का कुछ भी इंट्रोडक्शन हम लोग लिए नहीं लिए, तो इसका मतलब हम लोग को लेना पड़ेगा। अब वो कैसे लेंगे? अच्छा सोचो, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये ट्रांसलेशनल वाला तो सारा कंडीशन लिख दिए, अब रोटेशनल वाला भी लिखना बाकी है, तो वो भी लिख देते हैं, शायद उसमें आ जाए। हाँ सर, वो बाकी है, उसको लिखते हैं। तो देखो ये इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये देखो mg जो है वो कितना टॉर्क लगाएगा? ये L/2 है, इसको मैंने ये प्रोड्यूस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो mg L/2, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा L/2 cos थीटा। ठीक है, तो mg L/2 cos थीटा, ये टॉर्क का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, ये इधर घुमाना चाहेगा, और एक और टॉर्क लगा रहा है वो n1 इस तरफ घुमाना चाह रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके बैलेंस हो गए, तो ये कितना लगेगा? n1 L साइन थीटा। ठीक है, जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है उसी ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको आराम से इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कि mg/2 इक्वल टू n1 tan थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमने, इसको छोड़ दो, ये हो गया। अब देखो मैंने 3 इक्वेशन लिख दी हैं। अब देखो ऑप्शन की तरफ हम लोग देखना चालू करेंगे कि क्या क्या दिया है। पहला में दिया है μ1 इक्वल टू 0, μ2 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये दिया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो। अच्छा यहाँ पे कहीं कहीं में एक जगह दिया है, देखो कौन सा ऑप्शन, इस ऑप्शन में बी ऑप्शन में क्या दिया? μ2 इक्वल टू 0। अब तुम सोचो μ2 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अगर मान लेते हैं एक समय के लिए, अगर μ2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो इधर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यानी कि इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसके कारण फ्रिक्शन के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, और एक n1 इधर फोर्स लगेगा, है ना, इधर n1 लगेगा। अब बताओ n1 को बैलेंस करने वाला कोई है? नहीं है। तो अगर n1 को बैलेंस करने वाला नहीं है तो ये तो लैडर इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ ये मूव करना चाहेगा, पर वो मूव करेगा क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। तो कुछ भी हो जाए μ2 0 नहीं हो सकता है, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें 3 ऑप्शन मिले। अब देखो कुछ क्वेश्चन में दिया है कि μ1 तुम्हारा μ2 तो 0 होने से नहीं रहा। अब देखो कुछ क्वेश्चन में दिया μ1 नॉट इक्वल टू 0, μ2 नॉट इक्वल टू 0, और n2 इक्वल टू mg1 प्लस μ1 μ2। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब कोई बच्चा ये भी जानना चाहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि μ1 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है μ1 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डी में भी लिखा है μ1 इक्वल टू 0। तो देखो μ1 n1 फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, मतलब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है ये μ1 n1 इधर लगा रहा है, μ1 n1, ठीक है, ओके। mg फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, ये mg, और इधर n2 लग रहा है। तो अगर μ1 0 हो जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि n2 तुम्हारा है वो mg को बैलेंस कर दें। तो इसका मतलब हाँ, कोई ना कोई कंडीशन हो सकता है जहाँ पे कि μ1 अगर 0 है भी तो भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, क्योंकि n2 जो है वो उसको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं। पहला केस जिसमें कि μ1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा केस होगा जिसमें कि μ1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब μ1 नॉट इक्वल टू 0 है
तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को μ1 का वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, तो जो भी है वो वही रह जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n1 का जो वैल्यू है वो μ2 n2 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में जैसे ये n1 इक्वल टू μ2 n2 है ना, तो यहाँ पे n1 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 प्लस μ1 μ2 n2, ओके, ठीक है। तो mg बाय 1 प्लस μ1 μ2 इक्वल टू n2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये किसका कंडीशन है, μ2 नॉट इक्वल टू 0, μ1 नॉट इक्वल टू 0 और n2 इक्वल टू mg प्लस μ1 μ2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा केस μ1 इक्वल टू 0, तो μ1 इक्वल टू 0 जब होगा तब देखो क्या क्या हो सकता है। μ1 जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, mg इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n2 के बराबर हो जाएगा, और n1 इक्वल टू μ2 n2 और mg बाई 2 इक्वल टू n1 tan थीटा। अब देखो ये तीनों कंडीशन कहीं है क्या, कहाँ कहाँ μ1 इक्वल टू 0 कहाँ है, μ1 इक्वल टू 0 है यहाँ, μ2 नॉट इक्वल टू 0 और n2 tan थीटा इक्वल टू mg, नहीं यहाँ पे n1 tan थीटा है। डी ऑप्शन में μ1 इक्वल टू 0 है, μ2 नॉट इक्वल टू 0, ओके, n1 tan थीटा इक्वल टू mg बाई 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन देख लो अच्छे से, कट गया था, तो देखो μ1 इक्वल टू 0, μ2 नॉट इक्वल टू 0, n1 tan थीटा इक्वल टू mg बाई 2, यही वाला कंडीशन है, हाँ यही वाला कंडीशन है। तो आंसर क्या क्या आ गए, सी और डी। कैसे आए, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इस तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक यू।